Vidhu Saxena, moderator Utsav Group. Utsav is an organization that works to promote art and artists. हमारे आज के गेस्ट हैं मनमोय दास, मास्टर आर्टिस्ट मनमोय दास। इनके बारे में इनका हम इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ मैं। मनमोय दास इज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन बट एन आर्टिस्ट बाय पैशन। आप लगभग 40 सालों से कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कला के क्षेत्र में कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स आपके नाम हैं। एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता की तरफ से आपको मास्टर आर्टिस्ट का अवार्ड प्रदान किया गया है। आपका मेन मीडियम ऑयल ऑन कैनवास है। बेसिकली कंटेम्प्रेरी आर्ट विद द टच ऑफ क्यूबिज्म में ये अपनी कला साधना करते हैं। अनगिनत ग्रुप शोज और सोलो शोज आपके नाम है। प्लीज वेलकम मनमोय सर। नमस्कार। नमस्ते सर। सर कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा लगता है जब आप उत्सव आर्ट ग्रुप इस तरह का सेशन ऑर्गेनाइज करती है। वेरी गुड। आर्ट भी प्रमोट होता है। जी सर। एंड इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप पहले भी बहुत पहले कर चुके हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट का भी इंटरव्यू ले चुके हैं, तो ये तो आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर विद यू। इवन हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे साथ हो। वी आर फीलिंग ऑनर्ड। सर सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आप प्रोफेशनली आप एक इंजीनियर हो, तो आप और आपकी जो कला साधना है वो भी अनवरत चलती रही है, तो कैसे आपने इस टाइम को बैलेंस किया? हाँ, डिफिकल्ट तो है, लेकिन 24 घंटा बहुत होता है एक दिन में। तो हम यही मेरी कोशिश थी कि हम कभी छोड़े नहीं आर्ट को। तो बचपन से ही हम करते रहे, सीखे 5 साल के बाद पढ़ाई करी, लेकिन अपनी आर्ट को कभी छोड़ा नहीं। जब भी टाइम मिला, दूसरे लोग और कुछ करते हैं, लेकिन मैं टाइम निकाल के आर्ट करता ही रहता हूँ। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। जहाँ पैशन है, जहाँ पे रुचि है, इच्छा है, ये अपना सोल चाहता है कि मैं कुछ आर्ट करूं। अब भगवान का दिया हुआ थोड़ा सा कुछ तो है, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि इसको करूं, और टाइम तो निकल ही जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जरा म्यूट कर ले कोई। हाँ, मैं वही कहने जा रही हूँ कि ग्रीष्मा मैम आप प्लीज अपना माइक्रोफोन हो गया। एंड विजया मैम आप प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दे। आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो सर से तो आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके फिर आप पूछ सकते हो। अभी आप प्लीज ऑफ कर दो ताकि जो हमारी मीटिंग है वो स्मूथली चलती रहे। थैंक यू सर। आप प्लीज कंटिन्यू कर सकते हो। तो जब भी टाइम मिला मैं करता हूँ। दिन में ये लास्ट 5-6 साल तो ठीक रहा, क्योंकि मैं अपने ऑफिस से काम खत्म करके करीब 4-5 घंटा एक साथ रात को 10-11-12 बजे तक पेंटिंग करता रहा। और जब शौक है, पैशन है, टाइम तो निकल ही आता है। तो कोई ऐसा कोई एक्सक्यूज तो कोई रिलैक्सेशन का मीडियम है पेंटिंग। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होता है। और अगर आपके पास कुछ इस तरह का हॉबी है जिससे आपको कॉर्पोरेट लाइफ से अलग कर देता है फॉर 3-4-10-5-6 घंटा, तो ये बहुत स्ट्रेस रिलीफ होता है। एक तो दूसरी बात है, कॉर्पोरेट लाइफ में जो आउटपुट है वो आपके हाथ में नहीं है ऑलवेज, क्योंकि वो उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। और आर्ट क्या है जो आपके हाथ में, आप डिसाइड करो, आप यू आर सो हैप्पी योरसेल्फ डूइंग इट योरसेल्फ। आप जो चाहते हो वो करो, तो इसकी जो खुशी मिलती है, ये कॉर्पोरेट का जो नौकरी का स्ट्रेस उसको डिलीट कर देता है, काफी हद तक उसको हटा देता है। तो ये दोनों रखना, किसी को भी जो भी नौकरी करे, मेरा सलाह है कि आप एक पैशन रखो, क्योंकि ये आपके स्ट्रेस जो आता है कॉर्पोरेट लाइफ में वो बिल्कुल हटा देता है। आपको आप खुश रहोगे, आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे, हैप्पी रहोगे। तो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात है सर। वो तो पता चलता है कि आपको जैसे हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते ही देखा है ऐसे।
थैंक यू, थैंक यू। सर, आपकी आर्ट, जैसे जो हम आपकी पेंटिंग्स देखते हैं, जो आपके पीछे भी लगी हुई है पेंटिंग्स, इसमें हम कुछ ब्लॉक्स देखते हैं, जैसे क्यूबिज्म को देखते हैं। तो व्हाट इज एग्जैक्टली क्यूबिज्म इन आर्ट? तो क्यूबिज्म के बारे में अगर कहो तो कुछ साल पहले जाना पड़ेगा। ये लास्ट सेंचुरी की बात है। तो उस समय अराउंड 1907 की बात है, जब आप जानते हो पैब्लो पिकासो और जॉर्गस ब्राक, ये दो आर्टिस्ट हैं। एक थे पिकासो वाज फ्रॉम पेरिस एंड द अदर वाज फ्रॉम स्पेन। ये दोनों आर्टिस्ट एक एज अ टाइप ऑफ रिवोल्ट, एज अ टाइप ऑफ रेवोल्यूशन ड्यूरिंग दैट टाइम, इन लोग ने कहा कि भाई हम बहुत देख लिए स्टिल लाइफ, हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग और इस तरह से जो हम लैंडस्केप देखते हैं जो बहुत रियलिस्टिक होता है, इस तरह का आर्टिस्ट बहुत होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसने उसे एक क्यूबिज्म वर्ड उस समय था नहीं, नेक्स्ट ईयर आया था। उसने कहा कि मैं, कैन यू प्लीज गो ऑन म्यूट प्लीज? डॉक्टर चक्रवर्ती प्लीज। सर आप प्लीज कंटिन्यू। तो उस समय तो इन लोग 1907 से 1914-15 तक इन लोग क्यूबिज्म स्टार्ट किया। तो उसमें इन लोग का बहुत, ये और भी आर्टिस्ट थे, ये दोनों बहुत प्रमुख थे। इनका ये था कि मैं जो एग्जिस्टिंग उस समय का था आर्ट फॉर्म, उसको फॉलो नहीं करूं। एज अ रिवोल्यूशन हमें करना है आर्टिस्ट जिसमें मोशन हो, जिसमें इमोशन हो, जिसमें मूवमेंट्स हो, और जो दिखता है वो नहीं करूं लेकिन मीनिंग वही हो। तो उसने क्या किया कि उसमें 4 चीज था वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आज हम नहीं करते। मैं बताऊंगा क्यों नहीं करता हूँ। 4 चीज, एक तो था कि जियोमेट्रिक लाइंस होंगे, राउंड, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ट्रायंगल्स। तो मैं कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे फिगर ऑफ अ वुमन है, तो उसको मैं जियोमेट्रिक शेप से मैं डिपिक्ट करूंगा। दूसरे था कि वो अगर अगर वुमन की फिगर है, कोई फिगरेटिव आर्ट है, उसको मैं अलग अलग पीस में काट दूंगा इन स्ट्रेट लाइंस, जैसे हम जिग्सॉ पजल करते हैं ना वैसे, और उसको रीअरेंज कर दूंगा। तो ऐसा नहीं कि सर के नीचे हाथ, फिर बस, फिर लेग्स, ऐसा नहीं है। मैं उसको रीअरेंज कर दूंगा। आप देखोगे पैब्लो पिकासो की पेंटिंग उससे होता था, रीअरेंज, हाथ कहीं, पैर कहीं, फेस कहीं और कहीं, और एक एक पीस को, ऑब्जेक्ट को मैं पर्सपेक्टिव दिखाऊंगा। ये था सेकंड, जिसको ट्रू क्यूबिज्म कहते हैं, जिसको एब्स्ट्रैक्ट क्यूबिज्म कहते हैं। थर्ड था मैं मोनोक्रोमैटिक कलर्स यूज करूंगा, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट नहीं यूज करूंगा। और फोर्थ था इसको एक प्लेन, एक जो आर्टिस्ट का जो कैनवस है, उस आर्टिस्ट का कैनवस में ही करूंगा, कोई डेप्थ, पर्सपेक्टिव, डिस्टेंस, दूरी, नजदीकी नहीं करूंगा। ये चार था उनका मेन पैरामीटर्स ऑफ क्यूबिज्म। लेकिन आई वाज नॉट सो इम्प्रेस्ड विद दैट। तो मैंने बहुत हिस्ट्री स्टडी करी है। ये इतना ज्यादा रेवोल्यूशनरी था कि अबाउट 8 साल 9 साल पहले ये डेवलप, और भी आर्टिस्ट ज्वाइन करी, लेकिन ये धीरे धीरे इतनी सिवियर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म कम होता गया। मेरा जो इन्फ्लुएंसिंग, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय जहांगीर साबावाला। तो आप देखोगे मेरे एक आर्ट क्रिटिक भी लास्ट ईयर, आप याद होगा आपको कि एक आर्ट लेडी आई थी, वेरी सीनियर आर्ट क्रिटिक फ्रॉम दिल्ली, and she saw my painting in India Art Festival and she said, "अरे ये तो जहांगीर साहब का कॉपी है." I said, "It's not a copy. I follow that style." Jahangir Sahawala was an Indian artist. What he did was he took out that abstract part of it from there. He retained the straight lines, he retained monochrome or pastel shades, but he retained the form of a lady. आप जहांगीर साहब का कोई भी आर्टिस्ट आप पेंटिंग देखो, he actually was born in 1922 and expired in 2011. Was from Bombay. और आज के दिन जो आपका जहांगीर आर्ट एग्जीबिशन सेंटर है बॉम्बे में, उन्हीं के नाम पे है। अच्छा। तो उनका मेरे को बहुत अच्छा लगा, उनका स्टाइल, इट वाज वेरी सिंपलिस्टिक। और मैं उनका बहुत स्टडी किया, करीब 200-300 पेंटिंग बहुत साल से, और उनका जो वे ऑफ डिपिक्शन था वो मैं कुछ अडॉप्ट करा। लेकिन
उनका जो पेस्टल शेड्स था, उनका और लेडीज वाले वेयरिंग बुरखास, तो उनकी जितने भी पेंटिंग देखोगे आप, उनको लेडीज वेयरिंग बुरखास एंड मोनोक्रोम व्हाइट कलर, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उसको चेंज करके आई रिटेन द स्ट्रेट लाइंस, आई रिटेन नॉन पर्सपेक्टिव, and I retain monochrome in some parts of the painting, but I made the object, the main subject, very very colorful. Usually I make it very colorful so that is the focus point of my painting, not the background. जी सर। सर आपकी जैसे पेंटिंग्स होती हैं, इसमें जो मोनोक्रोमेटिक इफेक्ट भी दिखता है, कुछ पार्ट मोनोक्रोमेटिक रहता है, कुछ पार्ट कलरफुल रहता है, तो कैसे डिसाइड करते हैं इसको कि कौन सा पार्ट इसका ऐसा रहना चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट टाइप और कौन सा पार्ट कलरफुल रहना चाहिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा गाइडेंस मिले कि अगर हम इस तरीके का कुछ करना चाहते हैं तो किस तरह से हम एक जैसे ये प्लेन एरिया रख सकते हैं या इस ऐसे ना कलरफुल रख सकते हैं कुछ। देखो, कोई भी एक आर्ट एक व्हाइट कैनवस से स्टार्ट होता है। अब उसको मेरे को एज पर आई अंडरस्टैंड, मेरे ये बिलीव है कि उसकी कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको कैसे कंपोज करूं, कॉपी तो मैं करता नहीं, लेकिन मैं जब कंपोज करने लगता हूं तब ये दिमाग में आता है। आई एम ए वेरी स्लो पेंटर, इट्स माई, मैं कोई इंस्टेंटेनियसली मैं 10-12 2-5 मिनट पेंटिंग नहीं कर सकता। कर लेना तो स्केच हो सकता है, लेकिन अगर बड़ा पेंटिंग करता तो बहुत सोचता हूँ, मैं उसको विजुअलाइज करता हूँ। तो एक व्हाइट कैनवस है, अगर उसमें मेरे को कोई सडन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दिखाना है जिसको मैं फोकस करवाना चाहता हूँ जो व्यूअर को, तो मेरे को दो चीज करना पड़ेगा। एक तो ऑब्जेक्ट बैलेंस करना पड़ेगा कि मैं कोई सब्जेक्ट देता हूँ तो कैनवस के किस पोजीशन में कितना साइज में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। पूरा कैनवस खा जाऊं तो मेरे को फिर फोकस पर रहा नहीं, ऑब्जेक्ट ही कैनवस बन गया। अगर मैं बहुत जगह छोड़ दूं तो मेरे को ऑब्जेक्ट को इस तरह से हाईलाइट करना पड़ेगा कि वो कलर बैलेंस हो। तो दो चीज हम बहुत ध्यान देते हैं, एक है ऑब्जेक्ट बैलेंस, एक है कलर बैलेंस। तो कलर के इंटेंसिटी बैलेंस होते हैं, कलर की टेम्परेचर बैलेंस होता है। तो इंटेंसिटी मतलब कि क्या ह्यू यूज करता हूं मैं। अगर क्रोम यूज करता हूं तो बहुत हाई इंटेंसिटी कलर्स है, रेड इज बहुत हाई इंटेंसिटी, ब्लू है, लाइट ब्लू है, ग्रे है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना ही है, कलर बैलेंस करना है, तो व्हाई नॉट यूज मोनोक्रोम इन एरियाज व्हाट आई डोंट वांट टू हाईलाइट। फॉर एग्जांपल डेजर्ट है, जैसे मैं फिलहाल अभी डेजर्ट कर रहा हूँ, डेजर्ट सीरीज। तो जो डेजर्ट का जो सैंड ड्यून्स है, डेजर्ट की जो स्काई है, वो नॉर्मली कलरलेस लाइट सैंडी कलर होता है, लेकिन यूनिफॉर्म होता है। अगर उसको मैं मोनोक्रोम कर दूं, और जो हमारे राजस्थानी लेडीज हैं उनके जो कलरफुल अटायर्स होते हैं, उनके उनके घाघरा चोली सब होते हैं, उनकी पॉट्स होते हैं, उनको मैं बहुत ब्राइट कर दूं, तो क्या होता है कि मेरे ऑब्जेक्ट साइज तो अलग बात है, लेकिन कलर बैलेंस कर सकता हूं मैं कि चलो मैं एक पार्ट ऑफ दी पेंटिंग इस ऑब्जेक्ट को मैं हाईलाइट किया, तो लोग तो उनको देखेंगे ही, लेकिन साथ में मोनोक्रोम भी देखेंगे, क्योंकि मोनोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट भी कलर होता है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर नहीं, वैसे नहीं है, वो भी कलर है। तो उनको मैं कैसे बैलेंस करूं कि स्पेस काफी रहे और मेरे जो ऑब्जेक्ट है जिनको मैं दिखाना चाहता हूं, वो ऑब्जेक्ट पे आदमी का फोकस पड़े और कहीं ज्यादा भटके नहीं। और लेकिन वो देखना चाहते हैं बगल में क्या है, कि मोनोक्रोम में भी बहुत काम होता है, बहुत डिटेल्स में हम काम करते हैं, उसको ब्लैक नहीं छोड़ते, तो वो देख सकता है, लेकिन वो सेकेंडरी है। इसलिए मैं उसको सेकेंडरी में बहुत ह्यूमन फिगर्स, मैं नॉर्मली फेस हैंड तो मैं कलर नहीं करता, उसको मैं मोनोक्रोम रखता हूं, क्योंकि मैं किसी जान पहचान आदमी का फेस नहीं बना रहा हूं। ये एक मेरा इमेजिनरी फेस है, कोई भी हो सकता है वो। तो उनको उस फेस को हाईलाइट करके क्या फायदा। इट कैन बी XYZ। मैं केवल थीम को हाईलाइट करता हूं। अगर वाटर थीम है, अगर कोई डेजर्ट थीम है, और कोई ट्रीज या कोई लैंडस्केप थीम है, या कोई म्यूजिशियन थीम है, तो वो इंस्ट्रूमेंट को मैं हाईलाइट करता हूं ब्राइट से, और जो फिगर्स है उसको मैं मोनोक्रोम से उसको पीछे पीछे कर देता हूं। इस तरह से मैं कलर बैलेंस, ऑब्जेक्ट बैलेंस को मेंटेन करता हूं कैनवस पे। सर अगर आपके पास कोई पेंटिंग हो, उसे दिखा के आप हमें कुछ थोड़ा सा गाइड कर पाए कि कैसे हम उस एरिया को, ये मेरे पर्सनल क्वेश्चन है, एक मैं चाहती हूँ कि मुझे आप प्लीज बताओ कि किस तरह से कोई छोटे स्मॉल वर्क पड़ा हो या कुछ इस तरीके का, या आप स्क्रीन शेयर करके।
साथ ही साथ मैं हाँ, अपने और साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपको भी सर से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आप पीछे की पेंटिंग देख सकते हो। जी, वो तो दिख रहा है सर। आप उसमें, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपको। अब इसमें देखोगे, ये बुढ़ा हुआ, इसमें काफी मोनोक्रोम्स है नीचे, जी सर। देख रहे हो, स्टार्ट ऊपर भी मोनोक्रोम से मोनोक्रोम है। हो रहा है इसमें तो। हाँ, ऊपर स्टार्ट मोनोक्रोम्स है नीचे भी। और नीचे मोनोक्रोम्स भी है, एक मोनोक्रोम है। लेकिन केवल ये जो दो लेडीज है, इनकी देखो कलर बहुत ब्राइट है। जी। और ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, ये क्यूबिज्म का स्टाइल है। आप देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइंस, ये क्यूबिज्म स्टाइल है। एक लेडी का फिगर है, कपड़े पहने हुए, लेकिन दे आर डिपिक्टेड विद अ स्ट्रेट लाइन, और एवरीथिंग इज स्ट्रेट लाइन, एवरीथिंग इज स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट दिस पार्ट इज मोनोक्रोम विद द सन इज राउंड। तो इनको इस तरह से हम ब्रेक करते हैं। अगर कहा मेरे को मोनोक्रोम देना, जहां मेरे को फोकस नहीं करना है, मेरे को ये दो लेडी पर ही फोकस करना है, बस दैट्स ऑल। ओके। तो मैं बाकी बाकी जगह कलर देके लोगों को कंफ्यूज क्यों करूं? तो मैं इसे, ये देखो शेप, ये जो शेप है ये भी, इट इज नॉट, क्यूबिज्म में कभी पर्सपेक्टिव नहीं होता, लेकिन मैं अपना स्टाइल से, वो जो अर्दन पॉट्स आपने देखा सर पे, वो उसमें पर्सपेक्टिव है, उसमें शेड्स है। तो ये थोड़ा सा चेंज, तो प्योर क्यूबिज्म जो होता है वो मैं फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता, और मैं इसीलिए उसको अपनी तरफ से चेंज कर देता हूँ। स्ट्रेट लाइन मेंटेन करता हूँ, इवन फॉर ह्यूमन फिगर्स, फॉर लैंडस्केप स्ट्रेट लाइन मेंटेन करता हूँ। और जहां पे पर्सपेक्टिव मेरे को देना है टू एनहांस द एस्थेटिक सेंस ऑफ द पेंटिंग, वहां मैं पर्सपेक्टिव भी देता हूँ। ऐसा नहीं कि पर्सपेक्टिव नहीं है, फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट पेंटिंग नहीं होता मेरा। जी सर। तो ये एक मिला जुला, एक अलग स्टाइल का एक है मेरा, जो क्यूबिज्म बेस्ड है, लेकिन कंटेम्पररी भी है, ब्राइट कलर्स भी है। इन क्यूबिज्म पेंटिंग आप शैडो कभी नहीं देखोगे। अच्छा। कोई भी क्यूबिक पेंटिंग में आप कहीं देख लो वर्ल्ड में, कभी भी किसी फिगर का शैडो नहीं देखोगे। उसकी पर्सपेक्टिव एक तरह से लाइट नहीं आता, उनका ये कॉन्सेप्ट ही था। अगर मैं एक बॉक्स को मैं चार टुक काट के मैं चार तरह में दिखाऊं क्यूबिज्म में, तो चार पीस जो होते हैं बॉक्स के, वो चार तरह के पर्सपेक्टिव में होंगे। कोई एक साइड से लाइट नहीं आएगा उसमें, चार तरह से लाइट आएगा, चारों तरफ होंगे शैडो, अगर होंगे तो। नॉर्मली शैडो होते ही नहीं थे इसलिए। लेकिन मेरे पेंटिंग में मैं एक तरह लाइट सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट, मैं याद सोचता हूँ कि एक तरह लाइट सोर्स है, और मैं इन स्पाइट ऑफ कीपिंग स्ट्रेट लाइंस, मैं शैडो भी दूंगा जो लाइट सोर्स के ऑपोजिट है। तो इस तरह से मैं इसको करता हूँ। आप देखोगे कॉम्पोजिशन पे ये बीच में नहीं है ये पेंटिंग, जी सर। ये लेफ्ट में है या राइट पे है। तो ये भी एक फॉलो, जो आप सबको पता है, ये 2/3 रूल हम फॉलो करते हैं। जो अब लेफ्ट में, अब सेंटर में, अंटिल एक पोर्ट्रेट है किसी का, तब तो ठीक है बीच में कर दो, अदरवाइज कोई भी पेंटिंग नॉर्मली हम बीच में नहीं करते हैं कोई फिगर। आप देखो इस पेंटिंग में कितने ब्लैंक स्पेस है, दो फिगर है, मे बी 30% ले रहा है, 70% ब्लैंक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग भर देते हैं, जी। सारे कैनवस को भर देते हैं, इधर उधर कलर कर देते हैं। लेकिन कलर कर सकते हो आप, जरूर कलर करो, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग मत करो, उसको कलर बैलेंस करो, उसको म्यूट कर दो। अगर ऑब्जेक्ट भी है, आप देखो यहाँ सन जो है वो बहुत लाइट है, बिल्कुल हल्का एक सन दिखता है, तो अगर मैं उसको बहुत ब्राइट कर दूं तो ये दो दो लेडी को तो खा जाएगा, इसके प्रोमिनेंस होगा ही नहीं। तो जब जब ये कोई भी पेंटिंग करते हैं, हमें याद रखना है कि एक ऑब्जेक्ट एरिया बनाना है या सब्जेक्ट बनाना है, जो फोकस पॉइंट है मेरा, वो आप कैनवस पे कहीं रखो, बट नॉर्मली सेंटर पे मत रखो, लेफ्ट राइट पे रखो, और उसी को फोकस करो। अगल बगल सारे सपोर्टिंग है, उनको ज्यादा हाईलाइट मत करो, उसको कलर बैलेंस में उसका उतना इंपॉर्टेंस मत दिया करो, उसको मोनोक्रोम कर दो, पेस्टल कर दो, लाइट कर दो। हार्ड लाइंस नहीं होना चाहिए, कभी भी हार्ड आउटलाइन नहीं होना चाहिए। तब आपको ये एस्थेटिक सेंस बहुत बढ़ता है कि फोकस मेरा यही है, आपको व्यूअर को यही दिखाना चाहता हूं, बाकी काम है
वो भी आर्ट है, वो भी मेहनत है, लेकिन वो उसको सपोर्ट करेगा इस तरह से। ये मेरा नॉर्मली प्रिंसिपल है जब भी मैं पेंटिंग करता हूँ। ओके सर, थैंक यू जी, आपने इतने अच्छे से ये बताया। अभी मैं ये 5-7 मिनट में ये जो हमारी मीटिंग है ये एंड हो जाएगी। हम दोबारा से उसी लिंक से हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे। और आप लोगों को भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप माइक्रोफोन ऑन करके आप पूछ सकते हो सर से। सर अभी तो कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। सर एक चीज आप और हमें बता दीजिए प्लीज कि आपकी नजर में एक अच्छा आर्ट वर्क क्या होता है? देखो, अगर 20-25 पेंटिंग लगाए वॉल पे और आप सामने से जा रही है गुजर के, कोई एक पेंटिंग आपको रोक लेगा। अब सामने खड़ा हो जाओगी, मुड़ के देखोगी उसको एक बार, फिर आगे बढ़ जाओगे, दोबारा घूम के वहीं आओगी। क्यों? एक पेंटिंग क्यों आपको रोक लिया? भले आपको वो एब्स्ट्रैक्ट हो, आपको समझ भी नहीं आए, तो ये देयर आर टू पार्ट्स, योर माइंड एंड योर सोल। तो माइंड में आ सकता क्वेश्चन, ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, समझ में नहीं आ रहा, ये हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, बोट उल्टा है। अब बहुत कुछ माइंड लॉजिकली सोचता है, लेकिन आप रुके नहीं थे बिकॉज योर माइंड स्टॉप्ड यू, योर सोल स्टॉप्ड यू। आपको नहीं पता क्यों अच्छा लगा वो पेंटिंग, क्योंकि बट आपको अच्छा लगा, आप रुक गए, आप दोबारा घूम के आए, दोबारा देखे, फिर भी आपको समझ में नहीं आया, तीसरे बार आए, क्यों आए? तो ऐसा कोई डेफिनेशन वर्ल्ड में नहीं है कि ये पेंटिंग बहुत अच्छा क्यों है। लेकिन अगर हम आर्टिस्ट लोगों, जब हम आर्ट करते हैं तब जरूर सोचते हैं ना कि अच्छा हो, अच्छा हो, बढ़िया हो, एस्थेटिक हो। कमर्शियल की बात छोड़ दीजिए आप, वो जो कमर्शियल आर्ट करता है उनके आप छोड़ दीजिए, फाइन आर्ट की बात करता हूं। तो उसमें हम यही सोचते हैं कि इसकी कितनी, ये मेरे को टच क्यों किया, मेरे सोल को टच क्यों किया? इसलिए किया, इसमें कोई एक चीज है, उसमें एक कॉम्पोजिशन है या जो थीम जो मेरे मेरे को मेरे थॉट के साथ मिलता है। अगर मैं देख लूं कि अच्छा लगा क्योंकि इसके कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा, मेरे को ब्राइट बहुत अच्छा लगा, ये अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत रियलिस्टिक लगा, ये अच्छा लगा क्योंकि मेरे को समझ भी नहीं आया कुछ भी, लेकिन ये कलर जो टेक्सचर है बहुत अच्छा किया। तो हम टेक्सचर, पर्सपेक्टिव, कॉम्पोजिशन, कलर बैलेंस सारे मिला के अगर सब एक जगह आ गया तो सारे मिलके एक ऑब्जेक्ट, एक पेंटिंग बना जो लोगों को सोल को टच करता है, वो अच्छा पेंटिंग। हम कभी नहीं कहेंगे कि आप ऑयल पेंटिंग अच्छा होता है, कोई मीडियम से कोई मतलब ही नहीं है। पेंसिल कलर करो या आप ऑयल पेस्टल करो, ऑयल करो, स्केच करो, ब्लैक एंड व्हाइट करो, उससे मीडियम से कोई मतलब नहीं है पेंटिंग कितना अच्छा है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। इट इज एक, हम बहुत पेंटिंग देखे हैं जिसमें 4 ही लाइन है, एक ओल्ड मैन को डिपिक्ट किया 4-5 लाइन से, लेकिन अब दोबारा देखने आ गए उसको। सिंप्लिसिटी, मेरे ख्याल से जितने सिंपल होंगे पेंटिंग उतना अच्छा लगेगा मुझे। बहुत क्राउडेड पेंटिंग है, बहुत ऑब्जेक्ट्स है, बहुत कलर्स है, कहीं फोकस आप नहीं कर पा रहे हो, कोई एक चीज देखने के लिए क्या देखूं मैं इसमें, तब आपको अच्छा नहीं लगेगा वो। इसलिए जितनी पेंटिंग सिंपल होंगे, सिंपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, ब्राइट पॉजिटिव कलर्स होंगे, नॉट नेगेटिव कलर्स, कि आपको माइंड को, कुछ कलर्स होते हैं क्रोम येलो होते हैं, क्रिम्सन रेड होते हैं, सिल्वर ब्लू होता है, ये एक कुछ ग्रीन्स होते हैं। ये कलर है ना, बहुत माइंड का पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा देता है। ये कलर्स ही ऐसे हैं, आप इनको डेड कलर्स कभी कर ही नहीं सकते हो। तो आप जितने भी इस तरह के कलर यूज करोगे आपको अच्छा लगेगा। जैसे अर्थ कलर्स यूज करते हैं हम, बहुत अच्छा लगता है। कोई भी अर्थ कलर्स होते हैं, जैसे ऑलिव ग्रीन होता है, बर्न सियरना होता है, ये जो कलर्स होते हैं ना, बहुत प्रेशियस ब्लू होता है, ये अर्थ कलर्स अर्थ पे मिलता है। आप देखो देखो आगे बोलते आपको मिलेगा। और जितने भी आप नेचुरल कलर्स यूज करोगे, अर्थ कलर्स, आपको लोग उतना पसंद करेंगे। फ्लोरेसेंट कलर लोग पसंद नहीं करेंगे। ओके सर, सर थैंक यू सर। एक चीज ये पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि जैसे हम ऑयल पेंट्स हैं या फिर एक्रिलिक पेंट्स हैं, तो मतलब क्या जो है, जो आपने ऑयल पेंट्स को अपना मेन मीडियम चुना? एक्रिलिक पेंट तो बहुत बाद में आया, मैं तब तक तो 20 साल से ऑयल क्योंकि करता अभी रहा। तो सब एक्रिलिक पेंट्स पे ही जा रहे हैं, सब हाँ, एक्रिलिक्स कर मेरे रहे को हैं। मजा नहीं आता, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद एक्रिलिक बिकॉज
देखो एक स्टाइल होता है लोगों का पेंट करने का, जो मल्टी लेयर, एक्रिलिक इज ऑल अबाउट लेयरिंग। आप 4 5 6 7 8 9 10 लेयर भी कर सकते हो एक्रिलिक में, एक के ऊपर एक लेयरिंग होता है। क्यों हो सकता है लेयरिंग? बिकॉज जल्दी सूख जाता है। जी। अगर मैं आज एक लेयर करता हूँ, 10 मिनट में सूख गया, मैं दूसरा लेयर कर सकता हूँ। मैं इसमें बहुत तरह के टेक्सचर्स ला सकता हूँ थ्रू लेयरिंग। और एक्रिलिक का मीडियम का मेन पर्पस था, मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेक गुड टेक्सचर्स एंड ब्राइट कलर्स, यूज टेक्सचर्स टू ब्रिंग द लाइफ इन योर पेंटिंग्स। ऑयल में क्या है कि आप अगर ऑयल में टेक्सचर लाने जाओगे तो आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। ये आपको टेक्सचर्स और रियल टाइम करना पड़ेगा, एक के बाद एक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रुकना पड़ेगा 10 दिन 5 दिन, कब सूखेगा तब। और व्हाइट कलर्स जो होते हैं वो बहुत टाइम लेता है, जो डार्क कलर्स वो जल्दी ड्राई हो जाता है। तो मैं जब भी ऑयल पेंटिंग स्टार्ट किया था, आई डोंट नो व्हेन, आई थिंक 1982-83 से, तब से मैं ऑयल कर रहा हूँ। तो उस समय ऑयल पेंट ही था, एक्रिलिक तो कभी था ही नहीं उस समय। एक्रिलिक तो आपने बाद में स्टार्ट ही आया। सर ऑयल से किया है? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, वो वाटर से ही होता है। वाटर वो में? शुरू में तो कलर पेंसिल होता है, उसके बाद पेस्टल्स होता है, उसके बाद वाटर पेंटिंग ही होता है। देखो हमारे टाइम में ना ऑयल कलर्स वर वेरी एक्सपेंसिव, इंडिया में मिलता भी नहीं था। तो इतना एक्सपेंसिव था, वी कुडंट अफोर्ड टू बाई। इट वाज ओनली इंपोर्टेड। विंस्टन का आता था, रीव्स का आता था उस समय, अब तो आता भी नहीं है। तो हमने वाटर ही किया, हमने सिखाई वाटर में। 5 साल में आर्ट सीखा, वो वाटर पे ही सीखा, और चारकोल पे सीखा, फिर वाटर पे बहुत साल किया। तो मुझे कोई आर्ट एग्जीबिशन, आर्ट कंपटीशन में कोई अवार्ड मिला था, कोई हमें एक वाटर ऑयल का ट्यूब दिया था, ब्रश दिया था, एक कैनवस दिया था 12x12, एक प्राइज मिला था मुझे। और वही से मैं स्टार्ट किया थी, 79-80 कुछ होगा करीब। और तभी मैं फर्स्ट ऑयल कैनवस मिला था प्राइज में, तो मैं स्टार्ट किया था। बट बहुत कम करते थे ऑयल। तो मैं लास्ट 15 इयर्स 20 इयर्स ऑयल में बहुत ज्यादा है। उससे पहले तो वाटर ही था। हम लोग जो भी सीखते हैं ऑयल पे कहाँ सीखते हैं, हम लोग तो वाटर पे ही सीखते हैं, बाद में तो ऑयल को अडाप्ट करते हैं। इसलिए जो ऑयल में इतना साल करता रहा, उनके लिए एक्रिलिक बहुत फास्ट लगता है। हम उतना फास्ट नहीं कर सकते। हम बाय द टाइम मैं आधा किया, आधा तो सूख गया, अरे मैं फिर करूँ क्या? तो मेरे को वो जो टाइम नहीं मिलता कि मैं इसको खींच के यूनिफॉर्म करूँ, क्योंकि आप मेरा पेंटिंग देखोगे बहुत लेयरिंग नहीं होता है, 3 लेयर 4 पे बहुत हो जाते हैं। ऑयल पेंटिंग में नॉर्मली 3 होते हैं, मीडियम, डार्क, लाइट, इस तरह से हम करते हैं। अब आप लोग एक्रिलिक में डार्क मीडियम लाइट उल्टा होता है। तो ये सीक्वेंस उल्टा होता है। तो जो ऑयल के स्टाइल पे जो करते हैं, उसको एक्रिलिक में स्विच करना थोड़ा टाइम लगता है। लोग तो कर ही लिए हैं, ऐसा नहीं कि मैं एक्रिलिक नहीं करता, मैं भी एक्रिलिक करता हूँ, बट मजा नहीं आता अभी। ऑयल बिना, जैसे एक्रिलिक में हम लोग क्या करते हैं, एक बेस कलर देते हैं डार्क, उसके बाद डार्क स्टार्ट करते हैं। प्लीज हेमा लता का माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। इसमें ऑयल का प्रोसेस है कि हम ऑयल पे बहुत ज्यादा लेयरिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो टाइम लेता है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, बट टाइम लेता है। तो ऑयल में हम क्या करते हैं, हम एक मीडियम शेड, जो मिडिल शेड, अगर कोई कलर करना है, स्किन टोन करना है, या बॉडी का कोई एपरल क्लोथ्स करना है, तो मैं मिडिल लेयर कलर शेड से स्टार्ट करता हूँ उसका। और फिर उसको मैं डार्क देता हूँ, उसके बाद मैं लाइट देता हूँ, फिर डार्क देता हूँ। फिर जब सूख जाता है तो मैं हाईलाइट्स करता हूँ। तो ये प्रोसेस। ओके। एक्रिलिक में वैसा नहीं है। एक्रिलिक में आप डार्क शेड स्टार्ट करते हो, उसके बाद मीडियम देते हो, उसके बाद लास्ट में हाई, सबसे ब्राइट कलर्स आप देते हो, लाइटेस्ट कलर्स। आप नीचे से डार्क पे इस तरह से आता है, आप लाइट के बाद डार्क नहीं देते हो। डार्क आप देखोगे एक्रिलिक में कोई पोस्टर बना, कोई फेस पे बनाता है, जब बनाते हैं, पोर्ट्रेट बनाते हैं, आप देखोगे एक स्टाइल है वेयर दे स्टार्ट विद द डार्केस्ट पार्ट फर्स्ट, द हेयर, द अंडर आईज, द साइड्स, द जॉज। सबसे जो डार्क पार्ट्स है, नोज का साइड्स होते हैं, तो वो फोरहेड्स होते हैं, वो सारे आउटलाइन बिल्कुल डार्क से करेंगे। डार्केस्ट शेड आप यूज करोगे, मे नॉट बी ब्लैक, मे बी डार्क ब्राउन, व्हाटएवर इट इज, डार्क ब्लू। फिर आप उससे बिल्ड करते हो लाइट 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 लाइटर।
आप 3 लेयर 4 लेयर जो देते हो, लाइटेस्ट लास्ट में देते हो, तो नीचे का जो डार्क वाला जो फेज है वो, और ऊपर लाइट, उसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आ जाता है। अगर अगर आप सही आर्टिस्ट है तो उसमें आ जाता है। तो इस तरह से आप सबसे डार्क से लाइट पे जाते हो। लेकिन बहुत कलर्स हैं जहाँ पे आप डार्क बैकग्राउंड, जैसे हमको बहुत लाइट येलो करना है, लाइट स्काई करना है, तो हम बहुत ज्यादा डार्क बैकग्राउंड से स्टार्ट नहीं करते, तो वहां पे छोड़ देते हैं। वहां पे, क्योंकि अगर मैं ब्लू करना है मेरे को, लाइट ब्लू, और मेरा बैकग्राउंड डार्क ब्राउन है, तो मैं एक्रिलिक में अगर करना चाहता हूँ तो ये डार्क ब्राउन को ब्लू में, लाइट ब्लू में करने में एक एक गजब सा मिडिल कलर आ जाता है जो आपको नहीं चाहिए। वो खा जाता है ब्राइटनेस ऑफ दैट। हम लोग कहते हैं ना कि प्राइम जो प्योर कलर्स होते हैं, आप उसको यूज करो, उसको ज्यादा इधर उधर मत क्या करो, क्योंकि जो जो प्योरिटी आता है एक कलर का, अपना ये कलर का, वो उसको ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, उसको वैसे ही रखना चाहिए। जहां पे देखते हो कि आपको बैकग्राउंड उतना डार्क नहीं करना है, उसको मत क्या करो। आप सारे कैनवस को लाइट ब्राउन मार दोगे या डार्क ब्राउन मार दोगे और डार्क ब्लू मार दोगे, फिर जब स्टार्ट करोगे, वो, एटलीस्ट आई डोंट बिलीव दैट इज द राइट प्रोसेस। जहां पे मेरे को डार्क बैकग्राउंड नहीं चाहिए, वहां पे डार्क में नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, मैं उसको व्हाइट छोड़ दूंगा। क्योंकि बाद में उसको हम दूसरे, जैसे अगर मैं ब्लू से डार्क ब्लू बैकग्राउंड किया, अगर मेरे को येलो करना है कुछ, क्योंकि मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ कंप्लीटली, मैं कोल्ड से हॉट से वार्म से जा रहा हूँ, ये टेम्परेचर चेंज जहाँ करता हूँ, वहां पे मैं कभी भी दूसरे टेम्परेचर का कलर बैकग्राउंड में नहीं डालूंगा। तो जो फाइनल कलर आता है ना, वो ना इधर का उधर का, वो ब्राइटनेस खा जाता है अपना क्रोम येलो का या ब्लू का जो भी है। इसलिए एक्रिलिक में कभी भी मेरा जहां डार्क चाहिए फाइनल रहेगा, वहां तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन पूरा को एक कलर नहीं कर दूंगा। वैसे नहीं करूंगा मैं कभी भी। ऑल में वो सब है नहीं, ऑल में तो पीस पीस करोगे आप, कोई चिंता नहीं है। आप ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट करते हो, ऑब्जेक्ट सूख जाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट में जाते हो, और इसलिए ऑयल पे ये टेंशन है ही नहीं। आप स्टाइल ही अलग है, जैसे वाटर पेंट करते हो ना, ऑयल इज वेरी सिमिलर टू दैट। आप एक एक ऑब्जेक्ट लेके जाते आगे बढ़ते हो, आप एक साथ पूरा नहीं करते हो। तो इसलिए वाटर से ऑयल थोड़ा इजी है, वाटर से एक्रेलिक थोड़ा डिफिकल्ट है। ये एक्रिलिक बिल्कुल डिफिकल्ट है। डिफरेंट। ऑयल वाटर से पेंटिंग को जो कभी वाटर भी पेंटिंग उठा है, सकते हैं हम हाँ, जो वाटर करने किया है के बहुत लिए। साल, जो सीखा है, जी। उनको एक्रेलिक तुरंत करने बोलो तो सेम स्टाइल नहीं है, रिवर्स स्टाइल है। इसलिए आपको वाटर में क्या है, आपको व्हाइट बैकग्राउंड लेना है ऑफ द पेपर, लाइटेस्ट से स्टार्ट करते हो, डार्क सब डार्क में जाते हो। एक्रेलिक उल्टा है, डार्क से जाते हो लाइटेस्ट में जाते हो, तो बिल्कुल रिवर्स है। इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है। हो तो जाता है सब कुछ, ऐसा ही कुछ नहीं होता है, कोशिश कर कुछ भी हो जाएगा। सर जैसे कि आपकी ये जो पीछे पेंटिंग्स लगी है, मैं इसमें देख रही हूँ कि जो लेडीज के जो क्लोथ्स हैं उसमें क्यूबिज्म है, और उसमें भी हाँ लेयर्स, मतलब जो उनका फ्लेयर है या जो भी शेडिंग वगैरह भी उसमें नजर आ रही है। मतलब आपने क्यूबिज्म के में भी वो निकाला हुआ है, जो कपड़ों की लेयर्स होती है, वो हाँ हाँ, ये क्यूबिज्म में नहीं आता। जो उनकी क्यूबिज्म में ड्रेपिंग एक एक होती पीस, है, वो सारी चीजें वो भी इसमें नजर आ रही है। हाँ, ये मेरा स्टाइल है बिल्कुल, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि क्यूबिज्म में आप अगर देखोगे जहांगीर सवाला का पेंटिंग, तो आप देख लेना, उसमें आप देखोगे तो उसमें जो लेडीज जितने भी दिए हुए हैं वो इतने प्रोमिनेंट नहीं है, वो झुंड में है, 4 5 एक साथ है, और वो व्हाइट या ब्लैक रंग के बुर्का पहने हुए हैं। उनके भी ड्रेपिंग्स है, वैसे ही सिमिलर जो मेरे पेंटिंग ड्रेपिंग्स है, पर ड्रेपिंग्स में मल्टीपल लेवल ड्रेपिंग्स नहीं है, उसमें एक स्ट्रेट लाइन है एज अ ड्रेपिंग, उसमें कोई लेयरिंग के कपड़े नहीं है। अब देखो ये जो पेंटिंग है, इसमें इतना लेयरिंग नॉर्मली होता नहीं है। जी। लोग जो कपड़ा पहनते हैं ना, नेचुरली इतना लेयरिंग होता नहीं है, लेकिन मैंने करी, इसको अच्छा लगा कि भाई और लेयरिंग करूं और थोड़ा सा डेप्थ बढ़ाऊं इसका। आई एम नॉट सेइंग ये रियलिस्टिक बना है, बट एक अलग एस्थेटिक सेंस आया कि मैं कलर्स को इतना कॉम्बाइन अलग अलग कलर्स को जो कंबाइन करके उसी कलर पे मैं लेयरिंग कर सकता हूँ। देखिए येलो येलो है, क्रोम येलो है, ब्लू ब्लू है, उसी में
में लेयरिंग किया, अलग कलर नहीं दिया उसमें, जबकि वो, आप प्लीज म्यूट पे चले जाओ। सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो ये अपना 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 लोग अपना स्टाइल होता है, अपने लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, करने में मजा आता है, लोग करते हैं। ऐसा सोच के नहीं करते हैं कि लोगों को अच्छा लगे, ऐसे ही सोच के करते हैं जो मेरे को अच्छा लगे। मैं तो ये ऑलवेज मानता हूँ कि मैं दूसरों के लिए पेंटिंग नहीं बनाता हूँ, क्योंकि कितने 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 के लिए बनाऊं, कि किस हर एक आदमी, हर एक जो व्यूअर्स होते हैं, आर्ट लवर्स होते हैं, उनके अलग अलग चॉइस होते हैं, उनके अलग अलग अच्छा लगता, कोई किसी को कलर अच्छा लगता, किसी को ब्लैक अच्छा लगता, किसी को येलो बिल्कुल पसंद नहीं आता, किसी को ब्लू बहुत पसंद आता। तो मैं किस किस के लिए बताऊं, लेकिन मेरे को तो पता है मेरे को क्या अच्छा लगता। तो आर्ट जब भी कोई करता है, ये सोच के नहीं करता है कि दूसरे को अच्छा लगेगा, ये बिक जाएगा, ये मेरे को बिक जाएगा। कोई सोचता है कि ये बिक जाएगा इसलिए पेंटिंग बनाऊं, ये सही नहीं है। बहुत आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े आर्टिस्ट हैं, कि सेम टाइप ऑफ पेंटिंग, सेम चीज 25 30 40 50 बना चुके हैं, सेम शेप के, सेम कलर्स के, सेम चीज के, सेम फेस है, सेम बॉडी है, थोड़ा वो इधर उधर मूवमेंट है, और वो बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, बनाते, क्योंकि वो बिकता है। तो बिकता भी जरूरी है, और ऐसा नहीं आप कि नहीं फर्क है, भी नहीं कर कमर्शियल। सकते, एक पेंटिंग से दूसरी पेंटिंग में आप फर्क भी नहीं कर हाँ, सकते हो इतना। अगर अगल बगल रखो तब समझ में आएगा। हाँ, अगल आप बगल देखोगे रखो कि तो समझ सेम में आएगा। सेम कलर पैलेट, सेम शेप ऑफ द फेस, सेम साइड व्यू, सेम फ्रंट व्यू, सेम दिखने में। अगर चार लेडी बैठे, चारों को सेम दिखेगा बिल्कुल, लगता है ये जुड़वा बहन है सब, ऑल ऑल आर सेम मदर, सेम टाइम बॉर्न, सेम फेस है, सेम आईज है, सेम नोज है, सब कुछ सेम है। अब ऐसे पेंटिंग लोग 20 20 साल बनाते गए, वैसे ही बनाते हैं, और बिकता है, ठीक है, दैट्स फाइन। हमसे नहीं होगा भाई, मुझसे बिक हम, रहा है इसलिए बन रहा है। बिक रहा है इसलिए बन रहा है। बट अगर देखो, बिकना भी चाहिए, okay? जिन लोग प्रोफेशनल है, जिनकी घर का खर्चा पानी उसी से चलता है, बच्चों का पढ़ाई चलती है, सब कुछ चलता है, उनको आर्ट बेचना बहुत जरूरी है। आई ऑल्सो एग्री। सो यू हैव टू डू सम कमर्शियल टाइप आर्ट टू सम लेवल, यस यू हैव टू डू। एट द सेम टाइम दिल तो जरूर चाहता होगा कि मैं और कुछ करूं, और कुछ क्रिएटिव करूं, कुछ नया कुछ करूं जो मुझे अच्छा लगे। तो जरूर, अगर अगर वो आप करो, आप 70% कमर्शियल करो, कोई बात नहीं, ये सिर्फ फीड योर फैमिली। और 30% तो किया करो जो अपने दिल चाहता है, मन चाहता है, डिफरेंट कुछ चाहता है। लेकिन लोग नहीं करते हैं, लोग वही चीज रिपीट करते जाते हैं, करते आते करते आते, और मेरे को पसंद नहीं है ये। आप भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, नाम ले लो, जो स्क्वायर और सर्कल बनाए हैं, सर्कल, बिंदु और स्क्वायर्स, और बिकता है लाइक 50 करोड़ 60 करोड़ का, वर्ल्ड वाइड बिकता है। वो करीब 20 25 बिंदु बनाए, राइट, ऑल एक्सेलेंट आर्ट, पीस ऑफ आर्ट। अगर इंडिविजुअल देखोगे तो बहुत बढ़िया आर्ट है, अनबिलीवेबल एस्थेटिक्स, कलर्स, पैलेट्स, एवरीथिंग। लेकिन 25 एक साथ देखोगे तो लगेगा भैया 25 25 क्यों बना, बट ही इज अ वेरी फेमस आर्टिस्ट। नो, नो, द वर्ल्ड्स टॉप आर्टिस्ट। वैसे बहुत आर्टिस्ट है, ठीक है, इट इज देयर वे ऑफ स्टाइल, आई अप्रिशिएट, आई लव दोज आर्ट। कोई मेरे को कहे कि भाई दोबारा वही चीज करो, हमसे तो नहीं होगा। आप देखो, मेरे राजस्थान थीम में करीब 12 पेंटिंग्स हैं, ऑल आर वेरी डिफरेंट, एक भी सेम नहीं है। तो स्टाइल एक एक चीज है, कंपोजिशन एक अलग चीज है। कंपोजिशन चेंज करो, स्टाइल सेम रखो। बिल्कुल सर। सर, जो हमारे जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो बिगिनर्स हैं अभी, जो अपने स्टाइल के लिए अभी एफर्ट्स कर रहे हैं कि उनको एक स्टाइल मिल जाए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? स्टाइल ना इवॉल्व करता है। आप, मेरे को बहुत टाइम लगा लाने में, इवॉल्व करता है वो धीरे धीरे। एक करते करते आपको लगेगा कि अगर नाम, कोई भी नाम नहीं लिखे फिर भी बताएगा भाई ये इनका पेंटिंग है। जी बिल्कुल। आपको सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, आप देख लो। तो इन्वॉल्व होता है। एक चीज मैं करना चाहता हूँ कि लोग, अगर कोई लैंडस्केप करता है अच्छा, तो लैंडस्केप अच्छा करते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पोर्ट्रेट भी बहुत बढ़िया करना है, ऐसा नहीं है।
लैंडस्केप आर्टिस्ट भी होते हैं, बड़े बड़े वर्ल्ड के आर्टिस्ट, रॉबर्ट जो सब आर्टिस्ट हैं, वो लैंडस्केप ही करे किया इतना दिन से। यही जहांगीर साहब साहब देखो, ही इज डन ओनली लैंडस्केप्स, ही इज नॉट डन पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट भी किया है तो बहुत क्यूबिज्म वाले पोर्ट्रेट किया है, इट्स नॉट अ रियलिस्टिक पोर्ट्रेट, स्ट्रेट लाइंस पोर्ट्रेट बनाया उसने। तो यू डोंट हैव टू बी अ मास्टर ऑफ एवरी स्टाइल ऑफ आर्ट। ऐसा नहीं है कि आपको चारकोल भी एक्सपर्ट होना है, आपको मंडाला भी जानना है, आपको पोर्ट्रेट भी करना है एकदम हाइपर रियलिस्टिक। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कोई एक करो, आज स्टिल लाइफ करते हो स्टिल लाइफ करो, आपको जो अच्छा लगता है। लेकिन डोंट फोर्स योरसेल्फ। कोई भी अपना स्टाइल अडॉप्ट करने से पहले डोंट फोर्स योरसेल्फ। अच्छा उसने ऐसा किया था, मैं ऐसे करूंगा, इनका अच्छा लगा मैं करूंगा, तो वो चलेगा नहीं ज्यादा दिन। आप करोगे करोगे आफ्टर मे बी 2-3 years इसे यार ये मजा नहीं आ रहा। बट आपको दिल से जो अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे, ये नहीं सोचे कि दूसरों को अच्छा लगे। दूसरे कोई नहीं होते हैं, आप ही होते हो। तो इससे आप बट वो डेवलप कर, आपको इवॉल्व करना पड़ेगा जो चाहिए। और अपना स्टाइल भी आप जब लेते हो उसमें भी एवरी डे इम्प्रूवमेंट आता है। मैं पेंटिंग करता हूँ एक, फिर उसमें तो बहुत खुश हो जाता हूँ, 10 दिन बाद दोबारा देखता हूँ, लेकिन यार इसमें तो बहुत कुछ गड़बड़ है, आई कुड हैव डन मच बेटर। ये कलर यहाँ ठीक नहीं लग रहा, ये शेप ये ठीक नहीं लग रहा, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो ये अपना सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। बना दिया बहुत अच्छा है, ऐसा कोई भी पेंटिंग नहीं है बना दिया मेरे लिए परफेक्ट है। कोई पेंटिंग परफेक्ट नहीं होता। हर हर एक पेंटिंग बनाने के बाद उस समय अच्छा लगता है, इसलिए छोड़ देते हो, चलो बन गया। 10 दिन बाद सोचते देखते हो कि बहुत इंप्रूवमेंट्स है, और उसको आप नेक्स्ट पेंटिंग में इनकॉर्पोरेट करो। अपना एक स्टाइल अगर बनता है तो बहुत, आप मेरे ख्याल से 3-4 साल में तो स्टाइल बनेगा नहीं, 4-5 साल पे, वो 5-6 साल लग जाता है। जब सारी चीज आप कोशिश कर चुके हो, सारे देख चुके हो, सारे ट्राई कर चुके हो, जिसमें आपको कंफर्ट आता है, जिसमें आपको अच्छा लगता है, वही आपका स्टाइल है। वैसे कुछ नहीं, आप कॉपी नहीं कर सकते किसी का। आ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं सर से। हाँ, मैं ही पूछ रही हूँ। सर एक पूछना चाहती हूँ कि किसी जो हमारे मास्टर आर्टिस्ट है या उनसे इन्फ्लुएंस होना कहाँ तक सही है? बहुत सही है, बहुत जैसे बहुत सही है। क्योंकि अगर हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किसी आर्टिस्ट से तो हमारी आर्ट में भी वो उसका टच जरूर आ जाता है। आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गुरु किसी को मानते हो ना, आप कोई भी आर्ट म्यूजिक गाना, आप डांस कुछ भी आप सीखते हो, तो एक गुरु का इन्फ्लुएंस होता है। आपको गुरु एक किसी को मानना पड़ेगा जिसको आप पूछ सकते हो ये ठीक है, ये इम्प्रूव कर सकता हूँ कि नहीं, ये और अच्छा होगा कि नहीं, ये सही नहीं लग रहा मेरे को, आपको क्या लगता है। तो ये किसी किसी को किसी इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस होना अलग बात है, कॉपी करना अलग बात है, बिल्कुल दो अलग चीज है। इन्फ्लुएंस आप 100% उनकी तरफ पेंटिंग नहीं करोगे, बट आप इन्फ्लुएंस होगे उनकी रिमार्क्स से, उनकी स्टाइल से। अगर इन्फ्लुएंस होते हो तो बहुत अच्छी बात है, इट इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, एंड इट इज समथिंग यू शुड बी प्राउड ऑफ। अगर मैं किसी इन्फ्लुएंस, मैं तो बोलता हूँ आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय जहांगीर साहब वाला, मैं सबको बोलता हूँ, एंड आई अप्रिशिएट द वे ऑफ व्हाट ही हैज डन, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। बहुत बहुत लोगों को उनका पेंटिंग अच्छा नहीं लगता, बिकॉज बहुत लीनियर है, बहुत फ्लैट है, लाइफलेस है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता। तो हर एक लोग अलग होते हैं, हर एक लोग का टेस्ट अलग होता है। अब अगर उनका जो पार्ट अच्छा नहीं लगता, मैं अच्छा कर देता हूँ, मैं ब्राइट कलर्स ला दिया उसमें, मैं क्रिस्टल कलर्स यूज नहीं करता हूँ, लेकिन उनका जो ब्रेकअप है, उनका जो कॉम्पोजिशन है, जो ब्रिलियंट। तो उनका एक बर्ड है, देखोगे जिससे बर्ड बनाता है, वो कितना कितना सिंपल है, और कितना कितना आपको अट्रैक्टिव लगता है। सिंपल 4 लाइन से एक बर्ड यूज्ड टू ड्रॉ। तो ये सब सीखता हूं उनसे ना। मैं इसलिए उनका बहुत बहुत स्टडी करता हूँ, बहुत पेंटिंग मैं एक एक छानबीन करके देखता हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि द वे ही हैज ब्रोकन अप लैंडस्केप क्यूबिक करना इजी नहीं होता है।
फिर भी उसने ऑलवेज लैंडस्केप किया। मैं रिसेंटली लास्ट में 3 लैंडस्केप बनाया इन क्यूबिक, जस्ट लास्ट वीक खत्म किया, बट वो एक्रिलिक में था। तो 3 लैंडस्केप क्यूबिक में किया, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू क्यूबिक फॉर अ लैंडस्केप। बट आई डिड दैट एंड आई थॉट ओके लेट्स टेक चैलेंज, ले लूं, क्या है, क्या हो सकता है, खराब नहीं होगा और क्या होगा। लेकिन मेरे को अच्छा लगा, आई वाज हैप्पी विद व्हाट आई हैव डन। तो चैलेंज चैलेंज लेना है और हिम्मत तो होना चाहिए। आर्टिस्ट को तो बहुत हिम्मत होना चाहिए। आप अगर डरोगे तो कुछ होगा नहीं। आपको तो जो मन में आता आप करो, कोई आपको जेल में नहीं डालने वाला, कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हो, आपको जो मर्जी आप करो। आप हिम्मत होना चाहिए, हिम्मत करके आप कर दो, धीरे धीरे वो सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से। सर क्या हम वो लैंडस्केप देख सकते हैं जो आपने क्यूबिज में हाँ, किए? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये है फर्स्ट, देखोगे इसमें, ये फर्स्ट है, ये इसमें 3 है, ये फर्स्ट है। अब देखो इसमें बहुत तरह की डिटेल्स भी है, ठीक है। और ये सनराइज का है, इसके बाद ये इवनिंग का है। अब देखो इसमें बहुत लाइन वर्क है डिटेल्स में। और लाइन वर्क्स बाय ब्रश, सारा ब्रश, नहीं, इंक, इंक। ये इंक्स है। हाँ। अच्छा। और इसके बाद ये एक्रिलिक है, ये। ओके। आप देखो इसमें मोनोक्रोम का भी है, यूज है, देख रहे हो, मोनोक्रोम है जी। और ब्राइट कलर्स भी है। ब्यूटीफुल। इसमें कोई इंडिविजुअल पीस का आप शेड देखो, इंडिविजुअल जो लैंडस्केप है उसमें आप बहुत लाइंस है इसमें देखोगे, इसमें बहुत टेक्सचर्स है, अलग अलग लाइन के टेक्सचर्स है, लेकिन एज अ होल पर्सपेक्टिव नहीं है इसमें, एज अ होल पर्सपेक्टिव इसमें नहीं है, क्योंकि ये क्यूबिज्म में हम पर्सपेक्टिव अवॉइड करते हैं। दूर का पहाड़ है, सामने का ये है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस इन साइज नहीं है। आप ये ट्रीज को देखोगे, जी सर। दिस ऑल स्ट्रेट लाइंस, ऑल स्ट्रेट लाइंस एंड राउंड। ये एक्रिलिक में दिस इज वेरी ट्रू टू क्यूबिज्म एज इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ क्यूबिज्म। और बहुत बहुत ब्राइट कलर्स भी है इनके, ये तीनों एक साथ लगने वाला है, एक साथ ऐसे। बट ये एक्रिलिक है, ऑयल नहीं है, इसलिए मैं कहा कि मैं एक्रिलिक भी करता हूँ, ऐसे कि नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत एंजॉय नहीं करता हूँ, बस यही है। ये भी उतने ही खूबसूरत निकले हैं। बिकॉज ब्राइट कलर्स इसमें आप देखो, इसमें बहुत मोनोक्रोम का यूज हुआ है। अभी नोटिस, इसमें देखो आप, मोनोक्रोम का आप बहुत जो यूज सर है। पेंटिंग करते हो उसमें जो आपका जो मोनोक्रोम होता है, जो भी एरिया होता है, वो आपके कलर्ड एरिया को कॉम्प्लीमेंट करता है, हाँ, अलग अलग कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है। दिखता है, एक्चुअली अलग अलग नहीं दिखता है। इसीलिए मैं ये जानना चाह रहे थे हम कि कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या एरिया मोनोक्रोम रहना चाहिए और क्या एरिया कलर्ड रहना चाहिए। लाइक जैसे अगर हम ट्राई करेंगे, जैसे मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, तो वो अलग अलग नजर आएगा कि ये तो अलग हो गया और ये अलग हो गया। आप में दोनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पता नहीं कैसे होता है, लेकिन हाँ, ये मैं सोचता हूँ कि कहाँ पे कलर कम दूं, कहाँ पे मोनोक्रोम दूं तो ये कलर वाले बाहर आ जाए इस तरह से। तो ये पता नहीं कैसे आता है, मैं सोचता हूँ ये वहां अच्छा लगेगा, मैं डाल देता हूँ। पता है, कोई फॉर्मूला तो है नहीं मेरे पास। ये जस्ट सेंस लगी, यहाँ पे नहीं कलर होना चाहिए, यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, सो दैट दी ट्रीज, जो ब्लू ट्रीज सामने दिख रहा है, ये जो ब्लू ट्रीज है ये हाईलाइट हो जाए।
ये तो इसीलिए पीछे आर्टिस्ट का वो एक्चुअली नेचुरल सेंस होता है कि कहाँ पे क्या करे, ये सिखाया भी नहीं जा सकता। नहीं, आप उसको हाँ, आप स्किल सिखाया सिखा भी नहीं सकते जा हो। सकता, बताया भी आप नहीं जा सकता। आप स्किल सिखा सकते हो, कैसे जी, ब्रश लोड करना, पेंट टेक्निक करना। सिखा सकते हो आप। हाँ, टेक्निक सिखा सकते हो। लेकिन कॉम्पोजिशन सिखाना थोड़ा थोड़ा मुश्किल मुश्किल। है। आपको आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको बहुत पेंटिंग स्टडी करना पड़ेगा, आपको नेचर देखना पड़ेगा। आपको जैसे एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट मुझे ये बहुत साल पहले बताया था, एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड। ही सेज आंख खोल के देखो, लेकिन आंख मूंद के पेंटिंग करो। उनको इतना अच्छा कहना था कि आप आंख खोल के सब कुछ देखो, ऑब्जर्व करो, कैसा शेप है, नेचर को देखो, आदमी को देखो, मूवमेंट्स देखो, कलर्स देखो। लेकिन जब पेंटिंग जो करते हो तो आंख मूंद लो, आईज क्लोज कर लो और विजुलाइज करो, अपने से जो आता है वो पेंटिंग करो। तो आंख बंद कर करना मतलब तो सोल से करना, माइंड से नहीं करना। आंख बंद कर लोगे तो माइंड बंद हो जाता है, आपको दिखता नहीं है। लेकिन सोल पे जो कहता है, अपना दिल, जो सोल कहता है कि नहीं यहाँ पे ये लाइट होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, आप वही यूज करो, वही फॉलो करो। आप कभी गलत हो ही नहीं सकते हो। तो आंख खोल के सब कुछ देखो, ऑब्जर्व करो, सीखो। लेकिन आंख खोल के पेंटिंग करोगे तो फिर कॉपी हो जाएगा ना। आप देख 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 कर रहे हो, आंख बंद करके पेंटिंग करो, अपनी तरह से करो जो अपना दिल चाहता है। तो उससे क्या होता है, ओरिजिनलिटी होता है। और कभी आप बाद में ये नहीं कहोगे ये अच्छा नहीं था। So that is something which I always follow, and I always say to myself, आंख बंद करके पेंटिंग करो, आर्ट बनाओ। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि बहुत कुछ हमने आपसे जान लिया है, और थैंक यू, आपने इतना टाइम हमें दिया यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर। अभी Oh, हम hello, मीटिंग, hello. May I ask something? या Hello. बिल्कुल, Yes, yes, sure. पूछिए पूछिए, श्योर। Yeah, प्रणाम प्रणाम सर प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और भाई उत्सव को भी. Actually, I was going through the conversation you guys are having, हाँ, and it's really worth watching and listening to. My point is that, as you said, that in Cubism there are multiple light sources, yes, but in your paintings there is conventional single light source. yes, Then, as said, in Cubism, we avoid perspective. But yes, in an example you showed earthenware where perspective is evident. yes. Then mix of monochromatic and vibrant colors. Now, do we prepare for new terminology in art like surrealism, pointillism, cubism? You know. So at this stage, since you have a long journey, do you have a sort of new terminology for your artworks? No, no, no. I don't think so. I'm not that famous. I don't want to coin any new word. But yes, if you do a lot of study on the history of art, you find these cubism, what started 1907, actually didn't last too long because it was so stark, and it was so flat that time that by I think Uh-huh. 1945-50, that hard cubism died. And then what you saw is like, see, around 1950s, Jahangir Sawawala went to Europe from India, and he studied this cubism there in Europe for more than 10 years, that's till 1957. When he came back to India, he was one of the few people who went to Europe to study art only. So he changed that concept of hardcore cubism, and he came with something which has got, it has got little bit of perspective, it has got shadows, it has got the individual pieces. So the object was not distorted, which I myself don't like. If it's a cow, if it's a dog, if it's a human being, if it's a earthen pot, I wouldn't like to distort the 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 object in such a way that it doesn't ruin that object. Cut it into different pieces and then put it back like a jigsaw. That was hardcore cubism, and each piece that time had a perspective, small shading, which is what I personally Okay. don't like that. So what we did this. So I did three of them. In fact, five of them. One 12-inch by 12-inch, and I found it very interesting. Okay.
very enjoyable. Do small ones कि तो जल्दी 2 दिन में खत्म हो जाता है. It's so nice. और बड़ा पेंटिंग And मैं is भी एक there कर रहा. any जी sorry to interrupt you, and is there any criteria you have fixed to price them? I mean, is it a labor or input or whatever, or the material or the time consumed? I mean, is there any particular you have something, some norm you have set No, for pricing of a painting? no, I don't think labor or anything. The other thing don't matter at all, the cost of material, but the labor and all, I don't think I do. I normally set the price based on the size. So 24-36 is this, and so so and these days some people, some curators and some collectors, they say no, it should be 12,000 per square feet. Somebody say 15,000 square feet. Somebody say 20,000 per square feet. So they do as per square feet, like tiles, which I don't like. I don't like that word, but that's how it is. People judge your painting by square feet, which is very funny, but that's how it is. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर. थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट हुआ था, हमारे इधर लाइट चली गई थी. अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं. मुझे नहीं पता अभी और कितना चलेगा, तो हम मीटिंग को यही खत्म करते हैं. थैंक यू सो हाँ, मच यही खत्म फॉर करते योर हैं. टाइम. Thank you so much, and thank you so थैंक much, everyone. यू Pranam. सर. Good थैंक evening, यू एवरीवन. and thank you so much for being in this show today. And Rituji, all the best for Utsav Arts, थैंक and यू. looking forward to your next mission that you have. You have some exhibitions lined up in future or some. So happy to participate. Many thanks, sir. Thank you so much. Good evening. Good day.